नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही है केमिस्ट्री कक्षा 12 की। उसमें हमारी लगभग प्रथम भाग के आखिरी चैप्टर भी समाप्त होने की स्थिति में है और अब हम आपको चाहते हैं कि जो हमारे ये 9 चैप्टर हो गए हैं इनका आपको रिवीजन भी प्रारंभ हो जाए। और ये रिवीजन कैसे प्रारंभ होगा उसके लिए हम अनसोल्व पेपर करते हैं, पिछले वर्ष के पेपर्स का हल करके देखते हैं। तो उसी श्रृंखला में चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से मैं आपको 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर बताऊंगा और उन्हें हल करके भी बताऊंगा। आप इन्हें कंटिन्यूअस देखते रहिए और इन प्रश्नों के उत्तर को आप याद करिए। 100% आप 100% अंकों से ही क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे और एक अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो मेरे पास जो ये अनसोल्ड पेपर है ये है पीयूष का अनसोल्ड पेपर। आपके पास जोन सा अनसोल्ड पेपर है आप उस अनसोल्ड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये रहेगा तो आपको आसानी भी रहेगी। थोड़ी सी इच्छा आपकी है, आप कोई सा भी अनसोल्ड पेपर लीजिए। मैं आपको आज 2020 पाठ 1 सॉलिड स्टेट या जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था में 2020 में अगर हम इन 7 पेपर्स को देखें, 7 पेपर्स उत्तर प्रदेश बोर्ड में प्रत्येक ज़िले के हिसाब से खुलते हैं और उसमें केवल 7 पेपर होते हैं और उन सब के 7 सेट हैं जो आपको पता होगा 347 कोड होता है हमारे केमिस्ट्री का। और उसके बाद हमारे सेट होते हैं WX, WY, WZ, इस प्रकार से 7 हमारे सेट हैं। इन 7 सेट में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 नंबर के सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं और केवल 13 सवाल 2020 में पूछे गए हैं। मैंने पहले ही 2020 के समस्त क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिख लिया है जिससे हमारा समय भी ज़्यादा ना लगे और हम अच्छे प्रकार से कर पाएँ। बता दूं मैं आपको, मुख्य रूप से पहले प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न देखा जाता है, पार्ट 1 से आ जाता है और दूसरे सवाल में पहला या दूसरा सवाल इसका A या B खंड इसका पहले पार्ट से होता है। अगर हमको पहले और दूसरे में नहीं मिलता तो तीसरे में तो अवश्य हमें ये सवाल मिल ही जाता है, लेकिन चांसेस तीसरे के बहुत कम रहते हैं। 2020 में ये मुख्य रूप से पहले और दूसरे प्रश्न में ही पूछा गया है। तो अब हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है, इसमें जो 13 सवाल हैं उसमें से कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। इन बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा और इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे गए हैं वे हैं इन 13 में 1, 2, 3, 4 और 5, 6 प्रश्न हमारे इसमें 13 में से बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो मैं आपको उस बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रश्न पढ़ता हूं और 4 ऑप्शन बताता हूं। आप इन्हें नोट कर लेंगे, लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है, इससे भी काम चल जाएगा। जब समझाने की बात होगी तो मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा। तो पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट क्या है? यहां ये पूछा जा रहा है ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है। यदि आपको पता हो 4 प्रकार के ठोस हम पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थों का जब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं तो 4 प्रकार से पढ़ते हैं, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रश्न है ग्रेफाइट क्या है और पहला ऑप्शन है आयनिक ठोस, दूसरा ऑप्शन है धात्विक ठोस, तीसरा है सहसंयोजक ठोस और चौथा है आणविक ठोस। तो आपको कुछ नहीं करना है, तीसरा प्रश्न सहसंयोजक ठोस इसमें लिखना है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और 3 तरीके से जुड़े रहते हैं। एक तह इसकी हमेशा मुक्त रहती है जिससे ग्रेफाइट जो होता है वो चालक की तरह कार्य कर लेता है। तो इसलिए जो ग्रेफाइट है वो नरम होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में जो ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है इसे आपको याद रखना है। ग्रेफाइट हमारा सहसंयोजक ठोस है। दूसरा प्रश्न हमारा है कि ठोस ए एक अति कठोर, देखिए इसके लक्षण दिए गए हैं, अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यह किस प्रकार का ठोस है? तो देखो सबसे बड़ी बात है
कि वो अति कठोर है, और अगर वो आयनिक ठोस होता तो वो गलित अवस्था में विद्युत रोधी नहीं होता, और ये तो गलित अवस्था में भी विद्युत रोधी है। अर्थात क्या है, यह भी एक सहसंयोजक ठोस है। तीसरा प्रश्न हम जब पढ़ते हैं तो वह शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है। आपको याद दिला दें, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर। जब हम इसमें 15वें वर्ग के तत्व या 13वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, डॉपिंग करते हैं, तो इसकी चालकता बढ़ जाती है, जिन्हें हम N प्रकार के और P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। वैसे तो इस साल कोर्स में से 30% में हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम आपको इसका डिस्कस कर दिया है और हमने बता दिया है इसका उत्तर है कि वे अर्धचालक होते हैं। अब हम बात करते हैं एक क्रिस्टल जिसमें A बराबर B बराबर C, तीनों भुजाएं हमारी बराबर हैं, लेकिन आपको बता दें अल्फा बीटा के बराबर तो है और गामा के बराबर भी है, लेकिन एक भी एंगल इसका 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसा कौन सा है? तीनों के तीनों अक्ष बराबर हैं, तो त्रिसमनताक्ष, इसे हम त्रिकोणीय भी कहते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों कोण कैसे हैं? विषम हैं। तो त्रिकोणीय संरचना, त्रिसमनताक्ष संरचना, और अंग्रेजी में से कहेंगे रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, तो ये इसका आंसर है सी, रोम्बोहेड्रल। हिंदी में मैंने आपको बता दिया, त्रिसमनताक्ष या त्रिकोणीय से कहेंगे। फिर एक और हमारा पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। अरे भाई, क्रिस्टलीय जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसके कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी होती है, तो उत्तर है दीर्घ परासकोटि। पहला वाला इसका आंसर हो जाता है। अब एक और प्रश्न है, पोटेशियम सल्फेट कैसा ठोस है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, या आणविक ठोस है? पोटेशियम सल्फेट दोस्तों एक आयनिक यौगिक है। यदि हम पोटेशियम सल्फेट को देखते हैं तो ये हमारा K2SO4, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये पोटेशियम आयन बना रहा है, तो यह एक आयनिक ठोस है। कैसा ठोस है? आयनिक ठोस। तो 13 में से ये 6 बहुविकल्पीय मैंने आपको बता दीजिए कि आयनिक ठोस में अगर हम देखेंगे दूसरा उत्तर इसमें सही है। तो ये हमारे 6 बहुविकल्पीय हुए हैं। आशा करता हूं कि आपने इन्हें अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। तो 2020 के ये प्रश्न हमारे 6 बहुविकल्पीय हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। पाठ 1 हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 2020, सन 2020, अनसोल्ड पेपर। फिर एक बार बता दें हम आपको, ये अनसोल्ड पेपर हमारे पास जो है ये है पीयूष पब्लिकेशन जो मेरठ का है। बाकी आपके पास जो भी पब्लिकेशन है आपको केवल प्रश्न देखने हैं और उन उत्तर को कर लेना है। चलिए अब हम एक दूसरा सवाल लेते हैं जो एक न्यूमेरिकल है। इस सवाल को अगर हम देखें तो यह एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में उपस्थित है। पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलो की अनुमानित संख्या
क्या होगी। और हमें दे रखा है इसमें K बराबर 39, माने पोटेशियम का हमें क्या दिया गया है, पोटेशियम का हमें परमाणु भार दिया गया है। तो देखिए, एक ठोस द्रव्यमान पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनीय जालक के केंद्र में उपस्थित है। अगर वो जालक के केंद्र में उपस्थित है तो ये संरचना हमारी BCC होगी। कैसी संरचना होगी, BCC। तो संरचना है हमारी BCC, और BCC में कुल परमाणु की संख्या, अब इस सवाल में कुल परमाणु की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2, क्योंकि BCC में जो 8 कॉर्नर पे होते हैं उन्हें तो हम 1/8 योगदान होने के कारण 8 गुना 1/8 1, और एक केंद्र में जो होता है वो पूर्ण योगदान देता है, उसे मिलाकर 2 होते हैं। यहां हमें नहीं समझाना है कि 2 किस प्रकार से है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है SCC माने सिंपल, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड, और FCC मतलब फलक केंद्रित। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। 124, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं SBF 1 2 4, SBF 1 2 4। इस प्रकार से ये 3 प्रकार की हमारी एकक कोष्टिकाएं रहती हैं जो मुख्य रूप से पूछी जाती है। खैर, बात करें BCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। तो हम पहले पता करते हैं 4 ग्राम में कितने पोटेशियम के परमाणु हैं। पोटेशियम के 4 ग्राम में कितने परमाणु हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो देखेंगे पोटेशियम के मोल निकालने पड़ेंगे। पोटेशियम के मोल की संख्या, के मोलों की संख्या, और मोलों का फार्मूला होता है, अगर हम किसी परमाणु की बात कर रहे हैं तो उसकी मात्रा ग्राम में बटे परमाणु भार, ये हमारे मोल निकल आएंगे, और 4 ग्राम इसकी मात्रा है और 39 परमाणु ग्राम। और अगर हम परमाणुओं की बात करेंगे, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या यहां पर आ जाती है हमारी, इतने मोल हैं 4/39, ये मोल हैं, और गुना करेंगे हम अवागाद्रो संख्या से 6.02 गुना 10⁻23, तो कुल परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। क्योंकि ये मोल है और एक मोल में परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 गुना 10⁻23, तो इसे हम 4/39 गुना 6.02 गुना 10⁻23 करेंगे तो इन मोलों की संख्या आ जाएगी। तो कुल परमाणु हमारे इतने हैं, और एक कोष्टिका जो बनती है वो 2 परमाणुओं से बनती है। कितने परमाणुओं से बनती है, तो इतने परमाणु मिलकर कितनी कोष्टिकाएं बनाएंगे, तो हम लिखेंगे इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या बराबर कुल परमाणुओं की संख्या, टोटल कितने कण हैं, बटे कुल परमाणुओं की संख्या बटे इकाई सेल के परमाणु, इकाई सेल के परमाणु। अब कुल परमाणु हमारे पास है 4/39 गुना 6.02 गुना 10⁻23, और यहां हम बटे कर लेंगे इकाई सेल के परमाणु हैं हमारे कितने, 2। तो 2 से भाग करेंगे तो यहां देखिए 39 4 2, तो लगभग 4 और 39 को हम देखें तो 1/10 के करीब आ जाएगा, और 1/10 मतलब ये 10⁻23 का 10⁻22 हो जाएगा, और ये 2 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो 3.01 इंटू 10⁻22, तो ये लगभग हमारी वैल्यू आ जाएगी 3.0122 इकाई सेलों की संख्या। अब ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आ जाती है उसके इकाई सेलों की संख्या। अब इस प्रश्न में, वैसे तो ये प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में उत्तर देखा गया है कि 6.02 गुना 10⁻22 है, जो एक किताब वाले ने या एक प्रश्न पत्र वाले ने दिया है।
तो उसमें अगर हम देखते हैं वो 6.02 किस प्रकार से करता है, तो वो क्या करता है कि ये जो हमारी संरचना है वो ऐसा मान लेता है कि ये जो संरचना है, इस संरचना में जो कोनों पर परमाणु हैं वो अलग है और जो काय के केंद्र पर है वो अलग है। तो उसे अगर ये पोटेशियम मानता है तो एक कोष्टिका केवल एक पोटेशियम लेगी। तो तब हम लिखेंगे BCC में कुल पोटेशियम परमाणु की संख्या बराबर हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1। ये मैं आपको दूसरी तरीके से सवाल बता रहा हूँ, यदि आप वही उत्तर भी लेना चाहते हैं तो बराबर कितनी हो जाएगी? 1। तो अब इस स्थिति में हम यहाँ से 1 से भाग करेंगे तो उत्तर हमारा 6.02 गुना 10 की घात 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.02 गुना 10 की घात 22। लेकिन साधारणतः इस तरह के सवाल नहीं होते हैं क्योंकि ये हमारा एक पूरा घनीय जालक बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा, क्योंकि परमाणु की बात कर रहे हैं, तो अगर वैसा नहीं होता तो वो अलग देता। तो इस प्रकार से हमारे हिसाब से ये 3.01 गुना 10 की घात 22 ही उत्तर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए इसमें 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं जो हमारे थ्योरी पोर्शन से हैं। जैसे इसके बाद इसने पूछा है, एक प्रश्न है, सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अब सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता की गणना करने में हम यहाँ समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ठोस अवस्था की हमारी वीडियो देखेंगे तो उसमें एक संकुलन क्षमता की वीडियो है, उसमें आप सीसीपी या एचसीपी या एफसीसी की रचना देख सकते हैं। तो उसका मान आएगा 74%। तो संकुलन क्षमता तो 74% आ जाएगी। लेकिन उसके बाद उसने एक प्रश्न और पूछा है कि यह जो सीसीपी संरचना है वो एचसीपी से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको सिर्फ उत्तर ये देना है कि सीसीपी संरचना कैसी होती है? एफसीसी के समान होती है। इसकी संकुलन क्षमता 74% है तथा सीसीपी व एचसीपी समान संकुलन क्षमताएं उत्पन्न करती हैं। समान संकुलन क्षमता प्रदर्शित करती हैं, अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात इनमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। इसकी संकुलन क्षमता भी कितनी होगी? इसकी संकुलन क्षमता भी 74% होगी। कितनी होगी? 74% होगी। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर, जो सेकंड हाफ का उत्तर है, पहले तो हम 74% एफसीसी की तरह शो करके ही दिखाएंगे, पूरा हमें डेरिवेशन करना है, उसके बाद हम इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, फिर मैं एक और प्रश्न पढ़ रहा हूं। पहले मैं आपको फिर एक ऐसा ही प्रश्न पढ़ रहा हूं। देखिए फिर इसमें पूछा गया है, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक से क्या अभिप्राय है। मैंने आपको बताया अर्धचालक आपके कोर्स से निकाल दिए गए हैं। फिर भी अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो ठोस अवस्था की हमने एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक की भी एक पूरी वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं एन प्रकार अर्धचालक के बाद हम चलते हैं फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। इन दोनों दोष को भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इस साल के लिए भी ये दोनों दोष बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी आपको वीडियो देखनी है। मैं आपको मुख्य रूप से जो मुझे लगता होगा कि ये अलग से बताने के लिए है वही आपको बताऊंगा। बाकी आप वो वीडियो देख लें जिनमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दिखाए गए हैं, तो वहाँ से आप इस पूरे नोट्स को देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं फिर दोबारा से उसी को आपको बताता हूँ तो फिर वो समय ही खराब होगा। जो हमारा नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में भी मैं नीचे इसमें इन दोनों वीडियो की जो आपको आवश्यकता है उसके लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लें वहाँ से। अब हमारा एक और सवाल आता है, आद्यक कोष्टिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करो।
ज्ञात करोगे चित्र की सहायता से समझाई। इसमें ये भी आपको आद्य एकक कोष्टिका में देख लेना है। फिर भी मैं बता देता हूं कि आद्य एकक कोष्टिका के बारे में होता है इस प्रकार से। आद्य एकक कोष्टिका होती है, ये हमारी आद्य एकक कोष्टिका। यहां आप 8 के 8 कॉर्नर्स पर एक एक परमाणु दिखाएंगे और इसमें लिखेंगे आप आद्य एकक कोष्टिका में। ये आपको लिख के दिखाना है क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। कोष्टिका में 8 कोनों पर एक एक परमाणु होता है। जिनका योगदान 1/8 होता है। अतः कुल कणों की संख्या, देखिए आसान, बहुत आसान सवाल था। 8 गुना 1/8 बराबर 1। बस इतना आपको करना था और 2 नंबर आपको प्राप्त हो जाते हैं। एक कण इसके अंदर पाया जाता है। तो यह हमारा हो गया आद्य एकक कोष्टिका में जो कणों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तथा साथ ही हमने ये भी बता दिया कि चित्र इसमें किस प्रकार का बना रहे। चांदी सीसीपी जालक बनाती है। चांदी सीसीपी जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच करने पर, एक्सरे विश्लेषण बोलते हैं इसे, कोर की लंबाई माने एकक सेल की भुजा की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। चांदी का घनत्व ज्ञात करो। जबकि हमें दे रखा है Ag का परमाणु भार 107.9। तो अब हम इसका क्या करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ये सवाल होगा, ये हम करेंगे। इस सवाल में सीसीपी जालक है। सीसीपी जालक सबसे पहले हमें यहां समझना है, चांदी सीसीपी जालक बनाती है। चांदी Ag, परमाणु भार इसका दे रखा है हमें। परमाणु भार को हम घनत्व के सूत्र में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे 107.9। सीसीपी जालक, सीसीपी मैंने आपको पहले भी बताया है, सीसीपी जालक या FCC एक ही बात है, फलक केंद्रित। और मैंने आपको अभी बताया था SBF माने FCC में हमारे कितने परमाणु हैं, FCC में परमाणु, ये संख्या हमारी Z को रिप्रेजेंट करती है, ये इसमें होती है 4। अब क्रिस्टल की घनत्व के बाद भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई कह सकते हैं इसे हम, किनारे की लंबाई भी कह सकते हैं, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। 408.6 पिकोमीटर है, या इसे हम लिखेंगे 408.6 गुना 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि अधिकतर चीज़ें हम सेंटीमीटर में करते हैं, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, इसलिए हम इसे साथ के साथ सेंटीमीटर में भी चेंज कर लेंगे। अब घनत्व हो गया, हमें ज्ञात करना है। घनत्व ज्ञात करने के लिए घनत्व का सूत्र हमें आना चाहिए। घनत्व को हम या तो रो से प्रदर्शित करेंगे या डी से। सूत्र रहता है Z गुना M बटे A³ इंटू Na। Na अवोगाद्रो संख्या है जिसका मान हमें याद रहना चाहिए, तो इसके मान रखते हैं हम। Z हमारा दिया गया है 4, M हमें दे रखा है 107.9, A³ 408.6 गुना 10⁻⁻10
पावर 3 और Na 6.02 गुना 10 की घात 23। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको सोल्व करना है। इस घनत्व के लिए छोटा सा एक सूत्र है जो आपको हमेशा याद रखना है। अगर ये सूत्र आपको याद रहेगा तो आप घनत्व के सवाल आसानी से कर पाएंगे। इस प्रकार से हमारा ये 2020 का ये पहले पार्ट के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कंप्लीट होते हैं। 2019 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जो भी बच्चे हमारी ये वीडियो देखना चाहते हैं वो हमें हमारे जो इस वीडियो के शुरू में एक फ़ोन नंबर लिखा है उस पर व्हाट्सएप हमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी कक्षा और अपने पते को हमारे पास भेज दें तो हम उसे प्रत्येक वीडियो 14 चैप्टर हमारे हैं, 5-5 वीडियो बनेगी, 5-5 वर्षों की हम बात करेंगे 2016, 2017, 2018 और 2019। जो भी प्रश्न पाठ से पूछे गए होंगे आज से अगर आप आज से ही पढ़ाई शुरू करना शुरू करेंगे तो आपके 100% अंक आ जाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।